अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अकरम। ये हमारा कंप्लीट एसईओ कोर्स है। हम इसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं ताकि इसकी जो रेलेवेंसी है वो बनी रहे और आउटडेटेड चीज़ों पर आपका टाइम ज़ाया ना हो। सो आप इस कोर्स को कंप्लीट देखें। इससे ना सिर्फ आपकी स्किल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी बल्कि आप इससे कमाना भी शुरू कर देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्लास 6 की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑन पेज एसईओ का बेसिक्स क्या है ऑन पेज के और किस तरह से हमने जो यूजर एक्सपीरियंस है उसे एनहेंस करना है। ऑन पेज का मतलब ये है कि जो आपको सामने चीजें यूजर को नजर आ रही होती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, ऑन पेज के अंदर आएंगी। बहुत सी चीजें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं ऑन पेज की। कुछ चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और कुछ जो है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें आने वाली जो क्लासेस हैं उनके अंदर डिस्कस हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका कीवर्ड रिसर्च है, यूजेज है। आप किस तरह के कीवर्ड रिसर्च करेंगे और किस तरह के कीवर्ड्स को आप लेंगे। उसके अंदर एक ही चीज है कि हमारा लो कंपटीशन होना चाहिए, हाई वॉल्यूम होना चाहिए। सो जो इस तरह के कीवर्ड्स हैं उन पर आप कोशिश करेंगे कि जो उनका कंटेंट है वो बहुत अच्छा बनाएंगे। उसमें एलएसआई कीवर्ड्स वगैरह यूज करेंगे। और अपना जो कीवर्ड है वो आपके जो फर्स्ट 100 वर्ड्स हैं उनके अंदर लाजमी तौर पर एक बार आना चाहिए। अगर कोई भी लेंथी कीवर्ड आ जाता है और आप उसके ऊपर ब्लॉग करना चाह रहे हैं, ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, तो उसका आप ये कर सकते हैं कि एक तो उसकी हेडिंग वही बना दें। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक ज्यादा लेंथ में जा सकता है, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक लेंथ में नहीं जा सकता, आप उस टॉपिक को पकड़ के उसके ऊपर सारा आर्टिकल लिख दें। और वो जो लेंथी कीवर्ड है या कोई क्वेश्चन वाला कीवर्ड आ जाता है जिसके अंदर पूरे का पूरा क्वेश्चन ही दिया होता है, सो ऐसे कीवर्ड को आप क्या करें, आप क्वेश्चन आंसर्स जो एफएक्यू का सेक्शन होता है उसके अंदर जाके लगा दें। एज इट इज वो पूरे का पूरा कीवर्ड भी आ जाएगा और कहीं पर भी नेचुरल बिहेवियर नहीं देगा। आपको लगेगा कि मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये वैसे ही कीवर्ड घुसाया गया है। वो बिल्कुल नेचुरल वे से एडजस्ट हो जाएगा कीवर्ड। नेक्स्ट आपके पास आता है आपके कंटेंट की जो क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी होनी चाहिए। एआई जो है वो हमें हमारे जो कंटेंट है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, हमने अपने कंटेंट की जो ओरिजिनलिटी है उसे खत्म नहीं करना। जिस वक्त आप कोई भी एक प्रॉम्प्ट देते हो, देखो जो भी आपने नॉलेज गेन किया है वो नॉलेज कहीं ना कहीं से गेन किया है। आपने किसी की बुक पढ़ी है, किसी क्लास के अंदर किसी पर्सन से, वो कहीं ना कहीं से गेन किया हुआ नॉलेज है। तो इस तरह तो हम खुद कंप्लीटली 100% जो है वो प्लेजरिज्म का शिकार होते हैं। सो एआई भी कहीं ना कहीं से टॉपिक उठाकर दे रहा है। अब बात कहाँ आती है कि हम किस तरह से अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उसे लिखते हैं कि वो किसी और की लिखे हुए के सेम टू सेम ना हो। ये सब चीज किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है, आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आप जो चैट जीपीटी है उससे कितना वाइजली यूज करते हैं। उसे प्रॉम्प्ट जो आप लोग दे रहे हो वो कितना अच्छा प्रॉम्प्ट है और वो जनरली सब चीजों के लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपने जर्नल प्रॉम्प्ट बनाना है जो कि आपका यूज होता रहे और फिर बाय द टाइम उसके अंदर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करते जाएं। और इसके लिए आपको जो चैट जीपीटी का, अगर आप चैट जीपीटी से बनाते हैं या किसी भी ए प्लेटफॉर्म से बनाते हैं, आपको उसके मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। जब आपको ये आइडिया होगा तो आपको उसे समझाने में भी इजी रहेगा। प्रॉम्प्ट जो है वो आपका बहुत ज्यादा लेंथी ना हो। जितना ज्यादा आप लेंथी लेके जाओगे उतना ही चैट जीपीटी वगैरह जितने भी एआई मॉड्यूल्स हैं उनके लिए उसे समझना मुश्किल हो जाता है। कंटेंट जो है हाई क्वालिटी होना चाहिए। आप मुख्तलिफ प्लेजरिज्म टूल से जाके प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो। प्लेजरिज्म ना उसके अंदर आ रहा हो, एआई कंटेंट ना उसके अंदर आ रहा हो, लिखा हुआ बेशक एआई से है बट आपने यही रिमूव करना है। और रिमूव करने के बाद जब आप लोग अपने लिए काम कर रहे होते हो, अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हो, तो उसे अच्छे से रीड कर लें। बहुत सी चीजें जो हैं वो खराब हो जाती है ताकि वो दोबारा से सही हो। इसे ह्यूमन टच कहते हैं कि आप उसे कुछ ना कुछ जब आप उसे एक बार रीड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने उसे कंप्लीट पढ़ लिया इट मीन्स जो आपके यूजर है वो भी उसे कंप्लीट पढ़ लेगा। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी क्लॉकिंग वाला कंटेंट नहीं होना चाहिए, ट्रांसलेशंस वाले कंटेंट नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि यार चैट जीपीटी से पहले क्या होता था, चैट जीपीटी से पहले जो रैपिड वे था वो यही था कि सपोज अगर किसी चाइनीज वेबसाइट पे किसी कोई एक कंटेंट लिखा हुआ है, वो लोग पूरी पूरी वेबसाइट ही कॉपी कर लेते थे। ये कंटेंट को उठाया, कॉपी किया, ट्रांसलेशन में डाला, उसे दोबारा से रिवर्स किया, 2 से 3 बार रिवर्स करके मतलब चाइनीज से अरेबिक में ले गया, अरेबिक से उर्दू में, उर्दू से इंग्लिश में और इंग्लिश में लाके अपने कंटेंट को पब्लिश करती है। इस तरह से प्लेजरिज्म रिमूव करते थे मोस्टली। इसके बाद आती है कंटेंट लेंथ। कंटेंट लेंथ के मुतालिक हम पहले से बात कर चुके हैं, कितने वर्ड होने चाहिए। 1000 प्लस हो, 14 नॉर्मल एक फिगर दिया जाता है। आपकी जो
कंटेंट है वो, और दूसरा आपके कंटेंट के साथ जो इंटेंट है आपके कंटेंट का वो मैच कर रहा हो। एक क्वेश्चन जो है वो 100 में कवर हो सकता है, आप उसे 100 में ही कवर करें, आप उसे 1000 में या 1400 में ना लेके जाइए। उसके बाद है जी मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का यूज लाजमी तौर पे करना है। आप यूट्यूब पे वीडियोस, अगर आप वेबसाइट पे वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं तो आप यूट्यूब पे वीडियोस डालें और उससे इम्पैक्ट करें वेबसाइट के ऊपर आके। नेक्स्ट है इंटरनल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग क्या है हमारे पास, जो भी आप ब्लॉग लिखना है आपने इंटरनली लिंक करना है उसे। जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है आपके लिंक की, वो जो फर्स्ट आप लिंक देते हो किसी भी पेज को। सपोज ये हमारे पास एक पेज है, यहाँ पर ना आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट जो हमारा लिंक है वो नजर आ रहा हो। एक ये हमारे पास इंटरनल लिंक पड़ा है बिहेवियर का, और बिहेवियर से ऊपर भी कोई होना चाहिए। एक ये हमारे पास पड़ा है ब्रीड। ये जो ब्रीड का है ये बेसिकली कैटेगरी को लिंक दिया गया है। जिस तरह से मैंने आपको क्लस्टरिंग का बताया, क्लस्टरिंग के लिहाज से ही हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं। जो हमारा स्पोर्टिंग पेज होगा, स्पोर्टिंग पेज का जो फर्स्ट लिंक है वो किसे जाएगा? स्पोर्टिंग पेज का फर्स्ट लिंक अपने फर्स्ट पिलर पेज को। सेकंड लिंक वो आप चाहें तो होम पेज को दे दें, वरना आप कैटेगरी को दें, या आपके पास अगर कोई सर्विस है तो आप सर्विस को दे दें। उसके बाद थर्ड लिंक, ये थर्ड और सेकंड लिंक को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप पहले होम को दे दें बाद में सर्विस को दे दें, या कैटेगरी को दे दें, या आप पहले कैटेगरी को दे दें बाद में होम को। फर्स्ट लिंक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पोर्टिंग पेज का फर्स्ट लिंक जो आपने इंटरनल लिंकिंग करनी है वो आपने किसे देना है? जो पिलर पेज है उसे। अब आ जाए आप पिलर पेज पर। पिलर पेज का जो फर्स्ट लिंक है वो आपने अपनी कैटेगरी को देना है। कैटेगरी या आपका जो सर्विस पेज है, और सर्विस पेज अगर आपने अपना उस पर जो आप फर्स्ट लिंक दोगे वो लिंक आप हमेशा किससे दोगे? अपने सर्विस पेज को। इंटरनल लिंकिंग के फायदे की बजाय मैं आपको इसकी भी एग्जांपल ही दे देता हूँ। विकिपीडिया आप जब भी ओपन करते हैं, मोस्टली चांसेस ही होते हैं कि आप उसका जस्ट एक ही पेज ओपन नहीं करते, बल्कि जब आप उसे रीड करना स्टार्ट करते हो तो जो चीज आपको लगता है कि यार ये चीज क्या है या ये नेम कौन है, अगर सपोज आपने किसी मूवी का रिव्यू उठाया और मूवी के रिव्यू में आपने जो है उसके एक्टर्स देख रहे हो, तो ज्यादा चांसेस होता है आप किसी ना किसी एक्टर को क्लिक करके आगे उसका नेक्स्ट जो पेज है उस एक्टर के मुतालिक उसे भी देख लें। और आप जब भी विकिपीडिया ओपन करेंगे तो आपको लिंक्स ही लिंक्स उसके अंदर नजर आएंगे। एसईओ के अंदर इतने ज्यादा लिंक्स को रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए विकिपीडिया बता रहा हूँ। ये आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है उसे बहुत ज्यादा एनहेंस कर देता है। यूजर जो कि सपोज एक गाइड पढ़ने के लिए आया था, उसने जब हमारी एसईओ की गाइड देखी, एसईओ की गाइड वो रीड करने आ गया, और उससे हमने बार बार एक वर्ड बोला, हमने कहा कि यार ऑन पेज, या हम उसके अंदर बार बार जिक्र कर रहे हैं बैक लिंक का। उसके बैक एंड पर माइंड में एक चीज लाजमी होगी, यार ये बैक लिंक एक्चुअल में है क्या चीज। सो अगर हम उस पेज के अंदर बैक लिंक के ऊपर जो है उसे एंकर टेक्स्ट बनाकर उससे एक लिंक अपने किसी दूसरे पेज को दे देंगे, जहां पर बैकलिंक को कंप्लीटली समझाया गया होगा, बैकलिंक जो है उसका एक आर्टिकल लिखा गया होगा, तो क्या होगा? यूजर इजीली उस पेज पर जाएगा, उसे हमारी वेबसाइट से निकलकर किसी और वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ेगा, या उसे हमारी वेबसाइट से निकलकर कहीं और जाकर सर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर उसने सर्च किया तो हो सकता है हमारा पेज उसके सामने ना आए। सो इससे यूजर एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, और साथ साथ ये हमारा जो सर्च इंजन होता है तो वो भी इससे बहुत ज्यादा हेल्प आउट होता है। अगर सर्च इंजन जो है वो किसी एक पेज पर आता है तो उस पेज के ऊपर जितने भी लिंक्स लगे होते हैं, सर्च इंजन आगे उन सब लिंक्स पर भी मूव होता है। जो सर्च इंजन का क्रॉलर है वो सिर्फ उसी पेज पर नहीं रहता है, उस पर जो जो लिंक लगा होगा वो चाहे किसी और साइट का है चाहे हमारी साइट का, वो उस पर आगे मूव करेगा। उससे क्या होगा? उसे उस पेज की अथॉरिटी का पता होगा चलेगा, और उसका जो टॉपिक है उसकी क्लैरिटी मिलेगी। ये चीज मैं लास्ट जो लेक्चर्स थे उनमें आपको बता चुका हूँ। देन है आपके पास टाइटल टैग्स। इसका जो है एक मैंने आपको गेस्ट पोस्ट के अंदर गेस्ट पोस्ट करके दिखाना है। ये जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी इंप्लीमेंट मैं आपको उस गेस्ट पोस्ट के अंदर करके दिखा दूंगा। टाइटल टैग के लिए हम जो यूज करते हैं जी, मंगोल्स का, ठीक है उसे निकाल लेते हैं। दो चीजें जो हमारे पास वेबसाइट जब भी हम सर्च करते हैं हमें ये वाली यहाँ पर ये चीजें नजर आ रही है। ये ऊपर हमारे पास क्या होता है? उस वेबसाइट का नेम, वेबसाइट के नेम के नीचे हमारे ब्रेड क्रम्स हैं बेसिकली, ये जो पेज है उसका। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसका टाइटल, और टाइटल के बाद क्या चीज आती है? जो डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन। आप ये देख लो ये वाला टाइटल,
इस टाइटल पे अगर आप यहाँ पर देखो, ये डॉट कर दिया इसने, डॉट डॉट। ये इसका मतलब ये है कि ये जितनी इसने हमें स्पेस दी थी टाइटल की, जितने वर्ड्स की या जितने पिक्सल्स की, वो उससे ज्यादा बढ़ गया। जब ज्यादा बढ़ गया तो गूगल ने क्या किया, उसे डॉट कर दिया। अगर कोई पर्सन आकर इसे रीड करता है तो वो हो सकता है कि यार उसे यहाँ पर प्रॉपर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, या यहाँ पर उसे कंप्लीट नजर आ गया कि इस पेज के अंदर ये इसका टाइटल है, सो इट मीन्स यही चीजें होंगी इसके अंदर। अब यहाँ पर इसे ये चीज नजर नहीं आई, या हो सकता है यहाँ आगे टूल लिखा हुआ हो और जबकि यूजर को टूल नहीं चाहिए था। हो सकता है यहाँ पर गाइड लिखा हो और यूजर को गाइड नहीं बल्कि टूल्स चाहिए था। सो अगर यूजर को टूल चाहिए होगा, जिस पर टूल नहीं लिखा होगा, यूजर कभी भी उसे क्लिक नहीं करेगा। अगर यूजर को गाइड चाहिए थी और इस पर गाइड लास्ट में, मोस्टली हम गाइड लिखते हैं, उस पर गाइड नहीं लिखा हो तो यूजर इसे क्लिक नहीं करेगा। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने जो टाइटल है उसे ऑप्टिमाइज करते हैं कि यार टाइटल जो है वो 50 से 60 कैरेक्टर्स के दरमियान होना चाहिए, और पिक्सल जो है उसके 600 पिक्सल होते हैं राउंड अबाउट। गूगल पहले कैरेक्टर्स के अंदर में करता था, बट अब क्या है, अब पिक्सल्स के अंदर में करता है कि एक जो आपका डिजिट है वो कितने पिक्सल का है। अब यहाँ पर आपको जैसे ही आप टाइटल लिखोगे, ये इन्होंने ना यहाँ ये दिया हुआ भी है 600 पिक्सल्स अलाउड है। अब मैंने यहाँ डी लिखा तो एक कैरेक्टर है और 11 पिक्सल का है। अगर मैं इसी डी को कैपिटल डी कर देता हूँ तो वो 14 पिक्सल का हो गया है। इसी डी को मैं आई कर देता हूँ तो वो जस्ट 6 पिक्सल का है। और आई को हम कैपिटल आई कर देते हैं, वो भी 6 पिक्सल का ही आ रहा है। यहाँ के लगाएंगे 10 पिक्सल्स का आ जाएगा, एम लगाएंगे 17, और कैपिटल एम लगाएंगे वो भी ऑलमोस्ट 17 पिक्सल का ही आ रहा है। यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल है उसका आकर हम टाइटल को चेक करेंगे कि जो टाइटल है वो हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या नहीं है। जब आप टाइटल लिखवाते हैं तो टाइटल बेशक आप चैट जीपीटी को जब आप टाइटल देते हैं आप थोड़ा सा लेंथी लिखवा लें ताकि चैट जीपीटी को समझने में आसानी हो, आपको जो उसका आर्टिकल मिले वो प्रॉपर आर्टिकल हो। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट में टाइटल को यूज करें तो फिर कोशिश करें कि जो भी आपने इजाफी वर्ड लगाए थे वो सब खत्म कर दें। जैसे अभी ये गोल्डन रिट्रीवर एडिशन है, ये मैंने सिर्फ चैट जीपीटी के लिए लगाया था कि उन्हें पता हो कि हमने स्पेसिफिकली किस नीश के ऊपर रहना है, किस साइड के ऊपर रहना है। अभी भी कुछ ज्यादा है, कैन डॉग गेट कैंसर, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, फूड एंड हैबिट्स दैट मैटर्स, इससे निकाल देते हैं ये वाले, इससे भी निकाल देते हैं। अब हमारा जो है ये बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड हो गया, 568 के दरमियान आ गई है, फूड दैट मैटर्स। इसी तरह से हमने सेम इसकी डिस्क्रिप्शन में करना होता। इनकी जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर ये वाली डिस्क्रिप्शन आप ये देख लो ना, ये डॉटेड हो गया, इट मीन्स इनकी डिस्क्रिप्शन ज्यादा लेंथी थी। एसईओ के अंदर जो आपका टाइटल है, जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, वो एज सच मैटर नहीं कर रही होती। गूगल जो है उन्हें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दे रहा होता है। और इवन के जो डिस्क्रिप्शन होती है उससे तो गूगल कभी हमारी लिखी हुई उठा लेता है, कभी कभी वो पेज में से खुद बनाकर लगा देता है। लिखी होती है वो फिर भी पेज से उठाकर खुद से लगा देता है। सो उसके एल्गोरिदम अपने वे से चलते हैं, कहीं कहीं पर वो नहीं इस चीज को देख रहे होते। अब ये मैटर कहाँ पर कर रहा होता है, मैटर ये यहाँ पर कर रहा होता है कि अगर हमारे पास, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि यहाँ पर अगर टूल लिखा हुआ है और जिसे टूल चाहिए था या गाइड चाहिए तो उसने आगे से ओपन नहीं किया, हमारा जो सीटीआर है वो क्या हो गया है, वो कम हो गया है। क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर कम होने से गूगल को सीटीआर जो है वो डायरेक्ट सिग्नल जाता है कि ये जो ब्लॉग है ये अच्छा ब्लॉग नहीं है। ये जो टाइटल लिखा है, इसके जो वर्ड्स थे या जो ये था, ये इतनी अहमियत नहीं रख रहा था, बट इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आया उसकी अहमियत ज्यादा थी। इसलिए हम हर चीज को देखते हैं और उस चीज को भी जो कि एक्चुअल में गूगल कंसिडर नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट है, हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं अपने, जो है लाइक ये बेस्ट अल्टीमेट गाइड, ये पावर वर्ड्स कहलाते हैं। पावर वर्ड्स का यूज करें, किसी न किसी नंबर का अगर यूज हो सकता है पॉसिबली तो नंबर को भी यूज करें। और ये आ गया हमारे पास डिस्क्रिप्शन, क्या 120 130 के राउंड अबाउट रख लें। इसमें यह है कि हम अलग अलग डेस्कटॉप और मोबाइल का तो अलग अलग लिख नहीं सकते, तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि हम 120 के राउंड अबाउट ही रहें और 680 पिक्सल्स के राउंड अबाउट रहें। जिस तरह से मैंने आपको टाइटल का बताया, सेम इसी तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। दूसरी चीज ये है कि आपका जो मेन कीवर्ड होता है वो आप लोगों ने कोशिश करनी है टाइटल टैग और जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लाजमी तौर पर हो। जस्ट अ क्विक इन्फो, अगर आप हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं या हमारे एसईओ मास्टरमाइंड कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें।
उसके बाद आते हैं हम यूआरएल स्ट्रक्चर। आपका जो यूआरएल स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर वे से हो, कभी भी उस पर कोई आईडी या कोई नंबर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए इस तरह का जैसे कि ये वाला है, बल्कि कंप्लीट ऑन पेज एसईओ गाइड है तो उस पर ऑन पेज एसईओ गाइड ही लिखी हुई होनी चाहिए। ये करते हुए ये नहीं करना है कि जस्ट आपने सिर्फ कीवर्ड लिखा और कीवर्ड लिखने के बाद आपने खत्म कर दिया, नहीं, कीवर्ड जो यूआरएल उसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बनाए। इसका ये होता है कि सपोज अगर एक पर्सन कभी बाद में आए और उसने वो सेव कर कर रखा हो या किसी को शेयर किया हो, लाइक ये वाला उठाकर मैं किसी को यूआरएल जो है ऐसे शेयर कर देता हूँ, अब नेक्स्ट पर्सन पर जब ये यूआरएल जाएगा इसके ऊपर लिखा होगा ऑन पेज एसईओ गाइड, उससे ओपन किए बगैर ही इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि ये ऑन पेज एसईओ गाइड है। सपोज अब वो बाद में चाहता है कि यार मैंने रीड करना है, तो उसे सर्च करने में इजी होगा। और नेक्स्ट जो सर्च इंजन है उसे भी समझने में इजी होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपका एड्रेस। और अगर आपका एड्रेस ही गलत है या आपका एड्रेस ही आपके जो स्पेसिफिक आपने टॉपिक लिखा है उसकी तरफ पॉइंट आउट नहीं करता, तो इट मीन्स आपका ब्लॉग भी जो है वो भी ऐसा ही होगा या आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी ऐसे ही होगा। अंडरस्कोर वगैरह आपने यूज नहीं करना, हाइफन यूज करना है। योर स्ट्रक्चर इसकी जो लेंथ होती है वो 75 होती है। स्लाइड को पूरा पढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी ना ही पढ़ें, कुछ चीजें आप खुद भी पढ़ लिया करें। मैंने इजाफी नॉलेज लिखा होता है ताकि आप लोग जब आप क्लास के दौरान होते हैं तो आप उसे रीड कर लें, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो समझाने वाली चीज है वो मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट आते हैं हम हेडर टैग्स। अब हेडर टैग्स क्या है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट के स्ट्रक्चर के लिए और इसी तरह से आपका जो सर्च इंजन है उसके लिए। सबसे पहला हेडर टैग क्या होता है, H1। H1 आपका टाइटल और H1 सेम ही होना चाहिए। मुख्तलिफ होता है, कभी कभी लोग अपने टाइटल को अलग रख देते हैं और H1 को बाद में आकर अलग लगाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दोनों ही सेम हो। अगर आपका जो डेवलपर है वो कभी कोई गलती कर दे तो आप उसे दोबारा से सेटल करवा लें उसे, कहेंगे हमारा जो टाइटल है वही H1 होना चाहिए। ये जैसे ही आप H1 H2 H3 ये यूज करते हैं सर्च इंजन को, जिस तरह से मैंने आपको बैकलिंक्स का समझाया, आपके जो इंटरनल लिंकिंग है उसके अंदर सर्च इंजन को ये सिग्नल्स जा रहे होते हैं कि क्या टॉपिक है, इसका बेसिक क्या है और क्या क्या चीजें इसके अंदर आ रही हैं। इसी तरह से H1 H2 H3 इससे भी उसे आइडिया होता है। H1 का उसे आइडिया होगा कि क्या टॉपिक है, उसका फर्स्ट जो कीवर्ड है वो क्या है। उसके बाद H2 और उसमें हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई LSI कीवर्ड्स यूज करें और एक या दो बार लाजमी तौर पर अपना जो कीवर्ड है वो भी H2 और H3 के अंदर यूज करना है। ये सब की सब सिग्नलिंग होती है सर्च इंजन को कि हमारा जो पूरे का पूरा कंटेंट है वो इस टॉपिक के अबाउट घूमता है। स्ट्रक्चर अपना हमेशा से क्लियर रखें। मैंने बहुत से ब्लॉग्स ऐसे देखे हैं कि जिन पर उन्होंने H3 के नीचे H2 लगाया होता है। आपने इस चीज को लाजमी तौर पे देखना है कि उसका फॉन्ट साइज क्या आ रहा है, H2 है और आगे H2 आगे उसके सब टॉपिक्स को एक्सप्लेन करो। एक हमारा मेन हेडिंग आ गई, टाइटल आ गया, उसके सब टॉपिक्स जितने भी होंगे, सपोज उसके 4 सब टॉपिक्स है। अगेन मैं एग्जांपल एसईओ वाली ले लेता हूँ, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल। अब ये ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल ये तीनों क्या आएंगे, H2 आएंगे। अब इसकी आगे फर्दर ऑन पेज में क्या है जी, ऑन पेज में हम लिख देंगे टाइटल टैग्स, डिस्क्रिप्शंस, हेडिंग टैग्स, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, मल्टीमीडिया यूज। ये सबके सब क्या होंगे, ये H3 होंगे। लास्ट में जो आपका कंक्लूजन होता है वो H2 के अंदर आएगा। सो रीडेबिलिटी 8 ग्रेड की रखनी है, जो 8 स्टैंडर्ड का या 6 to 8 स्टैंडर्ड का बच्चा रीड कर सके और उसे समझ सके। रीडेबिलिटी के साथ उसकी एंगेजमेंट होनी चाहिए। एंगेजमेंट के साथ साथ आपने देखा होगा आप लोग जब भी कोई बुक परचेज करते हैं, क्योंकि वैसे मुझे लगता नहीं कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा बुक्स को परचेज की होंगी, लेकिन अगर कोई परचेज करता है तो हम सबसे पहले उससे स्कीम थ्रू करते हैं, हम उसे ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या चीज है, कैसे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट जो उसका टेबल दिया होता है हम टेबल पे देखते हैं क्या टॉपिक्स हैं, वो हम उससे स्किम स्किम थ्रू कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब हम कोई भी आर्टिकल रीड करते हैं, आर्टिकल रीड करने से पहले हम उसे स्क्रॉल करते हैं, कंप्लीट आर्टिकल या हाफ आर्टिकल, कि ये जो एक्चुअल में मैं चीज ढूंढना चाह रहा हूँ वो वाली चीज उसके अंदर है या नहीं है। सो आपका आर्टिकल भी स्किम करने से, जैसे अभी मैंने असाइनमेंट्स चेक की थी तो असाइनमेंट्स चेक करते हुए मैंने क्या किया, ये सारे को ये स्किम थ्रू करना होता है।
अब मैंने देखा कि यार जो मैंने बच्चों को कहा था एक्चुअल में इन्होंने वो वाली चीजें लिखी है या नहीं लिखी, वो चीजें इसके अंदर है या नहीं है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, ये मतलब ऐसा तो नहीं है कि मुझे पढ़ने में मुश्किल आएगी। आपका जो कंटेंट है वो इसी तरह का होना चाहिए कि वो जब हम स्किम करें उसे कंप्लीटली हमारे अंदर उसका स्केच बने और हमें समझ आए कि हाँ जो चीज हम सर्च कर रहे थे ये सेम वैसी ही चीज है और बड़े अच्छे अंदाज में रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसे अब हम रीड करने की तरफ भी जाएंगे। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो यही होगा कि हम लोग उसे फिर रीड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फॉन्ट साइज पर। फॉन्ट साइज जो है वो आपने ये चीज चेक करनी है कि वो रीडेबल है या नहीं है। डेस्कटॉप जो है उस पर आप उसकी रीडेबिलिटी चेक करें वो इजी है या नहीं, और इसी तरह आप लोग अपने मोबाइल पर चेक करें। और ये मैंने फॉन्ट साइज यहाँ पर लिख दिए हैं, अगर आप लोग कोई भी वेबसाइट बनवाते हैं तो अपने डेवलपर से ये वाले जो फॉन्ट साइज हैं आप इन्हें यूज कर लें, इनकी जो रीडेबिलिटी है वो अच्छी होती है। इसी तरह इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। डेस्कटॉप पर आपने इन हेडिंग का साइज क्या रखना है और इसी तरह मोबाइल पर आपने हेडिंग्स का साइज जो है वो क्या रखना है। ये मैंने रेंज बताई है, सो जहां पर फॉन्ट के मुताबिक एडजस्ट हो आप इसी रेंज के मुताबिक रखें। नेक्स्ट जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनका फॉन्ट साइज है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसे अब रीड करके सुनाने वाली बात तो नहीं हुई है कम से कम। फॉन्ट साइज मैंने इसलिए लिखे हैं कि जब आप लोग वेबसाइट कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो तो उसके ऊपर हो कि वो कितना रीडेबल है, और रीड करते हुए आपको कोई इशू तो नहीं आ रहा है, आपकी आंखें जो हैं वो तो नहीं मतलब 5 या 10 मिनट रीड करने के बाद आपकी आइज जो है वो पेन करना तो नहीं शुरू कर देती। तो ये चीजें हैं, और साथ साथ इसके ऊपर कैसा फॉन्ट होना चाहिए, उसकी लेंथ क्या हो, इसी तरह से अगर हम फुटर के ऊपर जाते हैं तो वहां पर क्या हो, इन सब का मैंने आपको फॉन्ट साइज दे दिया है। तो नेक्स्ट सीटीआर है। सीटीआर मैंने आपको बता दिया है। सीटीआर क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं इसे। इसे हम मेयर कैसे करते हैं, हमारे जो क्लिक्स हैं ओवर इम्प्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज होती है। सपोज अगर आपके 100 इंप्रेशन हैं और 100 इंप्रेशन में से 2 क्लिक्स आए हैं तो इट मीन सीटीआर जो है वो आपका 2 है। नॉर्मली जो सीटीआर है वो आपका 2.5 के राउंड अबाउट अगर हो तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत से पेजेस ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट पेज में नहीं होते और इसलिए सीटीआर थोड़ा सा नीचे चला जाता है, या फर्स्ट पेज के लास्ट में आ रहे होते हैं, क्योंकि किसी भी वेबसाइट के सारे जो पेजेस हैं वो नहीं आ रहे होते। तो अगर आपका पेज 100 टाइम्स नजर आया और उस पर 2.5 टाइम्स लोगों ने क्लिक किया तो वो एक अच्छा सीटीआर समझा जाता है। सीटीआर को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हमारे पास नंबर एक तो ये है कि जितने भी हमारे सब पेजेस हैं उनका टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखनी है। कोशिश करनी है कि वो दोनों चीजें अट्रैक्टिव हों, और अट्रैक्टिव इस हद तक हों कि लोग इस पर क्लिक करें। नंबर वन ये चीज है। नंबर टू ये है कि वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव भी ना हो कि जस्ट आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लिख दें कि लोग जो भी आए उस पर क्लिक कर रहा है, क्लिक करके वो पेज पर जाता है, और पेज पर जाने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब आगे बिल्कुल ही फिजूल चीज लिखी हुई है या उसके मुताबिक नहीं लिखा हुआ जो आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा था। इससे क्या होगा, इससे जो आपका बाउंस रेट है वो ज्यादा हो जाएगा। लोग जाएंगे, पेज ओपन करेंगे, फौरन रिटर्न हो जाएंगे। बाउंस रेट के साथ अगर हम ब्लॉगिंग की बात करें, ब्लॉगिंग में जो आपका डल टाइम है वो कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब जो स्टे टाइम होता है किसी भी पर्सन का आपके पेज के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर वो कम होना शुरू हो जाएगा। सो टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन आपने अच्छा लिखना है बट अपने कंटेंट के मुताबिक लिखना है। उसे इतना फैंसी बनाते बनाते या इतना जो इसे क्लिक बीट बोलते हैं, क्लिक बीट नहीं बनाना कि लोग जस्ट क्लिक करें और उसके बाद वापस चले जाएं। आपके क्लिक्स बढ़ जाएंगे लेकिन ओवरऑल जो साइट है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट ये है कि कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेजेस होती हैं। सपोज के अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो मैक्सिमम जो सर्विस होती है वेबसाइट की, एक एवरेज में आपको बता रहा हूँ, वो 5 से 10 होती हैं। उन 5 से 10 सर्विस के जो पेज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज हैं। उनके लिए उनका जो क्लिक सीटीआर है उसे इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ए बी टेस्टिंग करते हैं। अब ए बी टेस्टिंग क्या है कि हम 2 सेट बनाते हैं अपने डिस्क्रिप्शंस के अच्छी जो हैं, और 2 सेट बनाते हैं हम अपने टाइटल्स के। और टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन के सेट बनाने के बाद हम उन्हें इसी तरह से प्लेस कर देंगे ए बी और सी डी के हवाले से, और उसे जैसे मैंने यहाँ पर ग्रुपिंग की हुई है इस तरह अलग अलग ग्रुप के साथ हम उसे चेक करेंगे, और फिर देखेंगे कि किस डिस्क्रिप्शन का या किस टाइटल का हमारे पास ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया। अब ऐसे है कि हमें कैसे पता चलेगा, लोग ए बी टेस्टिंग को ना थोड़ा समझ नहीं पाते। वो कहते हैं अच्छा जी मैंने पहले एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट की और उसका जो रिजल्ट आया वो आया 3%। उसके बाद मैंने दूसरी डिस्क्रिप्शन और दूसरा टाइटल लगाया, उसका जो रिजल्ट आया 4%। हमने क्या किया जी, हमने 4 वाला रख लिया।
एक्चुअल में ये होता है कि किसी का टाइटल अच्छा होता है, किसी की डिस्क्रिप्शन अच्छी होती है। हो सकता है जो 3% आया था वो सारे का सारा उसके टाइटल की वजह से आया है। हो सकता है कि ये जो 4% आया था ये सारे का सारा इसका टाइटल जीरो हो बिल्कुल और इसकी डिस्क्रिप्शन की वजह से आया हो। अगर हम इसके टाइटल को और इसकी डिस्क्रिप्शन को मिलाते हैं तो हमारे पास 4+3 कितना हो गया, 7% हो गया। हमारा जो CTR था उसे हम 6 to 7% अप्रूव कर सकते थे, बट हमने कितना किया, हमने जस्ट उसे 4 पर कर कर और हम खुश हो गए। इसके लिए ये कॉम्बिनेशन है, आपने इस तरह से ही कॉम्बिनेशन में अप्लाई करना है। फर्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइटल लेना है, टाइटल लेकर उसे इस डिस्क्रिप्शन के साथ चेक करना है और फिर दूसरी डिस्क्रिप्शन के साथ चेक करना है। इन दोनों में से जिसका भी रिजल्ट अच्छा हो आप उसे रख लेंगे कि इस डिस्क्रिप्शन और इस टाइटल का जो कॉम्बो था वो अच्छा है। नेक्स्ट आपने दूसरा टाइटल उठाना है और उसे इन दोनों के साथ चेक करना है। हमारे जो पॉसिबल कंपोज थे वो सारे चेक हो गए हैं और इम्पॉसिबल कंपोज में जो सबसे बेस्ट बनेगा वो हम निकाल लेंगे, उसे हम रखेंगे। ये CTR इम्प्रूव करने की टेक्निक होती है, A/B टेस्टिंग इसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है डुअल टाइम। किसी भी वेब पेज पर जो यूजर है वो जितना टाइम गुजारता है इसे डुअल टाइम बोलते हैं। इन चीजों का मैं काफी बार जिक्र कर चुका हूँ, उम्मीद है आपको अब इन चीजों के नाम और ये टर्म्स जो है वो याद हो गए होंगे। इसे हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, हम अपने जो टेक्निकल एसईओ वो हमारी अच्छी होनी चाहिए ताकि पेज फौरन ओपन हो और यूजर को कुछ ना कुछ नजर आना शुरू हो जाए, उसे इमेजेस वगैरह और सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाए। नेक्स्ट क्या है, होम पेज जो है वो कम्प्लीटली 100% होना चाहिए, जो भी उसे नजर आए वो बहुत अच्छा हो। जितनी भी अभी तक मैंने चीजों का जिक्र किया वो सब जब इसके अंदर होंगी तो डुअल टाइम हमारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, मिसलीडिंग आपने टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लगाने, उससे डुअल टाइम डिक्रीज होता है। सर्च इंटेंट जो है वो आपका मैच होना चाहिए। सपोज अगर एक पर्सन जो है वो किसी गाइड के लिए आया है तो वो गाइड ही आप उसे प्रोवाइड करें, आप जस्ट उसका कीवर्ड और कीवर्ड की बेस पे आप पेज को रैंक ना करें बल्कि उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह सर्च इंटेंट की एक एग्जांपल है कि सपोज एक पर्सन सर्च करते हैं 10 ब्लॉग साइट्स। अब वो ब्लॉगिंग की जो जिन पर ब्लॉग किया जा सकता है वो वाली ब्लॉगिंग की साइट्स ढूंढना चाह रहा है, 10 ब्लॉगिंग साइट्स। उसका इंटेंट क्या है, जिन पर वो जाकर ब्लॉग लिख सकता है। अगर इसकी जगह हम उन्हें 10 ऐसे ही कुछ जनरल ब्लॉग साइट्स जो कि अलाउ नहीं करते लिखना, ऐसी वेबसाइट्स देंगे तो ये इंटेंट क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। सो आपका इंटेंट, आप पहले चीजों को सर्च करें, आपका इंटेंट 100% मैच होना चाहिए और इंटरनल लिंक जो है वो ज्यादा हो। अगर आपका इंटरनल लिंक ज्यादा हो, चांस होगा कि जो यूजर है वो एक जगह से दूसरे पेज पे चला जाएगा और उसका जो टाइम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाउंस रेट क्या होता है कि यूजर आया और सिंगल पेज को विजिट करके वापस चला गया। बाउंस रेट मोस्टली जो कंसिडर किया जाता है वो आपके जो ई कॉम स्टोर्स हैं उनमें ज्यादा कंसिडर होता है, जो आपके ब्लॉग्स हैं इसमें एज सच कंसिडर नहीं किया जाता है। बाउंस कब कंसिडर होता है कि एक यूजर पेज पर आया और उसने किसी भी चीज को क्लिक नहीं किया और वो वापस चला गया। अगर यूजर आकर आपकी किसी भी बटन को या किसी भी लिंक को या किसी भी आइटम को क्लिक कर लेता है तो क्लिक होने के बाद या कोई इमेज ही ओपन कर लेता है तो ये बाउंस रेट कंसिडर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम एक ही उसके अंदर ज्यादा इमेजेस लगा रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम कोई एक आर्टिकल अगर हमने 1000 का लिखा है तो उसमें कुछ 4 इमेज, 4 से 5 इमेजेस जो है वो लगा दें। जब हम इमेज लगाते हैं तो इमेज का इशू ये आता है कि अगर हम हाई क्वालिटी का इमेज यूज करेंगे इसका जो साइज है वो ज्यादा होगा, और अगर हम लो क्वालिटी का इमेज यूज करते हैं, साइज कम करते हैं तो उसकी क्वालिटी लो हो जाती है। उसमें क्या है जी, हमें वेब पी जो वर्जन है इसकी क्वालिटी भी हाई रहती है और जो साइज है वो भी कम रहता है। हमें ऐसे वर्जन ट्राई करने हैं जिन पर हमारी कोई भी चीज कंप्रोमाइज ना हो। ये मैंने यहाँ पर बता दिया कि मुख्तलिफ इमेज किस लिहाज से अच्छे रहते हैं। जो साइज हम कंसीडर करते हैं एचयू में वो 100 KB से नीचे रखते हैं। इनके लिए मुख्तलिफ टूल्स हैं यहाँ पर, बल्कि मेरे पास आज मैं कर रहा था, ये ओपन है कुछ कंप्रेस PNG है, इसके अलावा आई लव इमेज है, टाइनी PNG है, इससे भी ये लेकिन करता है जस्ट 5 MB वाले इमेज कंप्रेस करता है। इसके अलावा है जो भी आपके पास इमेज होगा उससे आप कन्वर्ट किस तरह से करोगे, टू webp.io, यहाँ से आप इमेजेस को कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े हैं, सो ये कुछ डॉक्टर्स के इमेजेस हैं।
मैं इन्हें आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास सब इमेजेस आ गए हैं, ये सब के सब क्या होंगे, वेब पी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए आप, ये पीएनजी और जेपीजे के अंदर थे मोस्टली। यहाँ से आप वन बाय वन भी इसे डाउनलोड कर सकते हो और ये कंप्लीट भी डाउनलोड करोगे। अगर आप वन बाय वन करते हो तो ये जिप फाइल में नहीं जाएगा, अगर आप इसे डाउनलोड ऑल करोगे तो ये जिप में चला जाएगा। ये आ गया हमारे पास जिप। ये जिप को आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल्स, सेम फोल्डर में ही करें। ये हमारे पास जो फाइल्स वो एक्सट्रैक्ट होकर आ गई और सबकी सब क्या है, वेब पी के अंदर। वेब पी है ही वेब के लिए। सो वेबसाइट के अंदर आपने जो भी काम करना है, जो भी इमेज वगैरह लगाने हैं, आपने वेब पी के अंदर ही लगाने हैं। जस्ट कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हमें पीएनजी वगैरह लगाना पड़ जाता है। उसकी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ। सपोज ये अलनूर है, ये देख रही हो ये पीएनजी लगा हुआ है। इसी तरह ये पीएनजी लगा हुआ है, इसके अंदर ये बैकग्राउंड जो है उसे रिमूव किया हुआ है। अगर मैं इसे जेपीजी या वेबपी में लगाता तो फिर वो जो इसका बैकग्राउंड था इस इमेज का वो भी आ जाता। ये यहाँ पर ये जो इमेज लगा हुआ है ये वेबपी के अंदर लगा हुआ है। जो बैकग्राउंड है वो हमने पहले ही वाइट कर दी है। फाइल का जो नेम रखना है, फाइल का नेम आपने हमेशा डिस्क्रिप्टिव नेम रखना है। जब भी आपकी फाइल को देखिए तो आप उसे वही नेम नजर आए जो कि एक्चुअल में उसका होना चाहिए था। जितने भी मेरे इमेजेस मैं यहाँ पर लगाता हूँ और उसमें अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर अहमद रजा है, ये फिजियोथेरापी है, जब क्रॉलर आकर इसे क्रॉल करेगा, क्रॉल करने के बाद वो सब चीजें देखेगा, उसे बार बार सिग्नल जाएगा कि ये फिजियोथेरापी का डॉक्टर है, कार्डियो है, और ये दूसरा तीसरा नेम जो है वो भी जनाब डॉक्टर है। तो ये डॉक्टर्स, ये सब चीजें अब उसे क्या, जो कंबाइन एक सिग्नल जा रहा है वो क्या जा रहा है कि ये हॉस्पिटल की वेबसाइट है, या इस वेबसाइट का हॉस्पिटल या इस किस्म की जो चीजें हैं उनसे कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ताल्लुक है। यही चीजें हमारी अथॉरिटी को बिल्ड कर रही होती हैं हमारी नीश के अंदर। तो हमें हर छोटी से छोटी चीज को इग्नोर नहीं करना। उसके बाद है हमारे पास ऑल टेक्स्ट और ऑप्टिमाइज इमेज डायमेंशंस। जब भी हम थंबनेल यूज करते हैं 150 बाय 150 का हमने यूज करना है, और ब्लॉग इमेजेस जो भी हम यूज करते हैं ये इसका है 1200 बाय 628। जो भी हमने इमेजेस यूज करना है वो हमने 1200 बाय 628 का यूज करना है। इसका फायदा क्या होता है कि हम जिस वक्त कोई भी पेज को ओपन करते हैं, अब ये देख रहे हो, अब ये जहां पर भी पेज ओपन करेंगे एक तो इसकी वर्थ जो है वो बाकी के बिल्कुल बराबर होगी, बाकी जो कंटेंट है उसके बराबर होगी, और ये रिस्पॉन्सिव होगा जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं उनके साथ, उनकी स्क्रीन के साथ ये रिस्पॉन्सिव होगा। मोबाइल के ऊपर आप इसे ओपन कर लेंगे ये मोबाइल जैसा व्यू देगा, कहीं पर भी इसे ओपन करेंगे आपको सेम उसी व्यू के अंदर ये इमेज जो है कंप्लीट इमेज आएगा। वरना क्या होगा, अगर आप मुख्तलिफ किस्म के साइज यूज करेंगे, कहीं पर इमेज कुछ छोटा सा साइड पर लगा होगा, कहीं पर वो नीचे आ रहा होगा, कहीं पर वो इस कॉर्नर पर आ रहा होगा, वो सारे का सारा जो व्यू है ना वो खराब हो जाएगा उसका। अब ये देख लो, ये आपको जो भी इमेज वो एक ही पैटर्न के अंदर आपको इमेज नजर आएंगे सारे के सारे, कहीं पर भी यूजर का कोई व्यू खराब नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इधर कॉर्नर पर आ रहा है, कभी कहीं कुछ बनकर आ रहा है किसी डिवाइस पर, किसी डिवाइस पर कुछ और ही नजर आ रहा है ये इमेज। ये हमारे टूल्स हैं। एसईओ का मैंने यूज नहीं किया, वो मैं आपको आई थिंक सो शायद पहले मैंने किया हो, बट एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी एसईओ की एक्सटेंशन है। हम जब इस पेज की इन्फो को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ही हमारे पास टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चेक हो गया कि टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, और दूसरा आप यहाँ से इसके जो साइज है वो भी चेक कर सकते हो। ये देख लो 15 कैरेक्टर्स और ये 144 कैरेक्टर्स। सो यहाँ से आपको पेजेस का और सबका आइडिया हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है। इमेज क्रिएट जो करने हैं वो आप कोशिश करें एआई से ही सारे इमेजेस क्रिएट ना करें, मिक्स कर लें। मैंने आपको कंटेंट जो भी बताया वो सबका सब मिक्स बताया। आप किसी एक चीज को यूज ना करें बल्कि मिक्स कर लें, कुछ ना कुछ अपना इनपुट लाजमी तौर पर करें। सो अगर आपने एआई से भी जनरेट किया इमेज तो एआई से जनरेट करने के बाद आप इमेज को जाकर कैनवा पे ले जाओ, वहां पर जाकर खुद से सेटल कर लें। इमेज जो है वो आपका यूजर एक्सपीरियंस के लिहाज से हो, यूजर के लिए हो। आप खुद को यूजर की जगह रखकर सोचें कि अगर यहाँ पर मैं इसे रीड कर रहा होता तो मुझे कैसी इमेज जो है वो अच्छी लगती है, या यहाँ पर मुझे किस तरह की चीज की जरूरत है कि जो यूजर है उसे इससे फायदा पहुंचे। तो जस्ट जेनेरिक इमेज नहीं लगाने बल्कि खुद से अच्छे इमेज बनाकर लगाने हैं। आज की जो क्लास थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है।
सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। हमारा एसईओ मास्टरमाइंड कोर्स हर मंथ शुरू किया जाता है, सो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें।